हेलो दोस्तों, द त्रिशूल स्टडी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम भूगोल का द्वितीय सेट लेकर के उपस्थित हैं। टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में भूगोल विषय से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो प्रारंभ में बृहस्पति के पास सबसे अधिक जो है कि उपग्रह हुआ करते थे, परंतु वर्तमान में जो सबसे अधिक उपग्रह की संख्या है वह शनि के पास है। तो इस तरह से निम्न में से शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह अर्थात 82 उपग्रह शनि के पास वर्तमान में मौजूद हैं। दूसरा प्रश्न है, एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित होता है। पहला है बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति वरुण, बृहस्पति शनि और बृहस्पति मंगल। तो एस्टेरॉयड बेल्ट क्षुद्र ग्रहों को कहा जाता है और ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं बृहस्पति तथा मंगल के बीच उपस्थित होते हैं, अतः ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद से तीसरा प्रश्न कहता है कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को कहा जाता है। पहला है ऑप्शन ए तारे, बी है निहारिका, सी है उपग्रह और डी है क्षुद्र ग्रह। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है अर्थात उपग्रह, यह सभी ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। इसके बाद से चौथा जो प्रश्न है वह है कि आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्न में से कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है फैदम, दूसरा है समुद्री मील, तीसरा है प्रकाश वर्ष और चौथा है मानक मील। तो दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है, अतः ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जिसे कोई प्रकाश किरण 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल करके एक वर्ष में पूरा करती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न कहता है कि मैगलन अभियान निम्न में से किस ग्रह से संबंधित है। पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है शनि और चौथा है यम या कुबेर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात मैगलन जो अभियान है वह बृहस्पति से संबंधित है। उसके बाद से छठवां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा ग्रह भोर का तारा अथवा सायं का तारा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बुध, बी है मंगल, सी है शुक्र और डी क्या है बृहस्पति है। तो इस तरह से शुक्र को सायंकाल का तारा या सुबह का तारा इस नाम से जाना जाता है। तो अतः इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही आंसर है। इसके बाद से सातवां प्रश्न है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होता है। तो वायु की अनुपस्थिति में जो आकाश का रंग होता है वह ऑप्शन नंबर ए दिया है नीला, दूसरा है सफ़ेद, सी है काला और डी है पीला। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि सी है, अर्थात वायुमंडल की जब अनुपस्थिति होती है तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, अतः ऑप्शन इसका नंबर सी सही आंसर है। इसके बाद से आठवां प्रश्न कहता है कि आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह क्रमशः कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है शनि तथा प्लूटो, शनि तथा बुध, बृहस्पति तथा प्लूटो और बृहस्पति तथा बुध। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि जब प्लूटो को ग्रह माना जाता था उस समय के लिए ऑप्शन ये सी सही था, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह और उसके बाद से सबसे छोटा प्लूटो होता था, क्योंकि प्लूटो को अब ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, अतः ऑप्शन जो डी है बृहस्पति तथा बुध यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है दीर्घ तरंगों का, लघु तरंगों का, मध्य तरंगों का अथवा पराबैंगनी तरंगों का। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जो दीर्घ तरंग होता है उसका जो समय होता है बहुत ही कम होता है और ये सिचुएशन बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन जो लघु तरंग होता है यह सबसे अधिक होता है। तो अतः कुल सौर ऊर्जा का सबसे सर्वाधिक जो भाग होता है वह किसका होता है, लघु तरंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 10वां प्रश्न कहता है कि उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है।
ए है प्राचीन कल्प, दूसरा है पुराजीवी कल्प, तीसरा है मध्यजीवी कल्प और डी है तृतीय कल्प। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन कल्प, वह सबसे जो है कि धरातलीय पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके बाद से 11वां प्रश्न कहता है कि मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अवान्तर ग्रह, निम्न ग्रह, उच्च ग्रह अथवा पुच्छल तारे ग्रह। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अवान्तर ग्रह अथवा एस्टेरॉयड जो होता है उसको हम अवान्तर ग्रह हिंदी में कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच ये छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उन्हीं को एस्टेरॉयड अथवा अवान्तर ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 12वां प्रश्न है कि किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बुध, शुक्र अथवा मंगल। तो ऑप्शन नंबर ए को पृथ्वी ग्रह अथवा नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी सौर तरंगें सुदूर संवेदन उपग्रहों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। ए है तापी अवरक्त तरंगें, बी है कॉस्मिक तरंगें, परावैंगनी तरंगें अथवा एक्स रे तरंगें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात तापी अवरक्त जो तरंगें होती हैं इसका सही आंसर है। इसके बाद से 14वां प्रश्न कहता है कि सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है। शनि है, अरुण है, बृहस्पति है अथवा वरुण है। तो आप सभी लोगों को विदित है कि सौर परिवार का जो विशालतम ग्रह होता है वह विशालतम ग्रह बृहस्पति माना गया है। सौर परिवार का सबसे विशालतम ग्रह बृहस्पति है। इसके बाद से 15वां प्रश्न कहता है कि दृष्टिगोचर तरंगदैर्घ्य की परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दृष्टिगोचर तरंगदैर्घ्य की परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, बी ऑप्शन है 0.7 से 15.0 माइक्रोमीटर, 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर और 0.3 से 15 माइक्रोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि दृष्टिगोचर तरंगदैर्घ्य की परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोमीटर होती है। इसके बाद से 16वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा EMR स्पेक्ट्रमी बैंड का सही क्रम है। जैसे आरोही क्रम में इसको बताना है। पहला है नीला, हरा तथा लाल और पराबैंगनी, फिर से पराबैंगनी, नीला, हरा और लाल। सी ऑप्शन है पराबैंगनी, लाल, नीला, हरा और हरा, लाल, नीला, पराबैंगनी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पराबैंगनी और जो लाल होता है, पराबैंगनी सबसे ऊपर और लाल सबसे नीचे। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि पराबैंगनी, फिर नीला, फिर हरा और फिर लाल, यही इसका आरोही क्रम में सही क्रम होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। 17वां प्रश्न कहता है निम्न में से किस रंग समूह को प्राथमिक रंग कहा जाता है। पहला है आपका कि श्वेत, लाल और हरा, बी है नीला, हरा और लाल, पीला, बैगनी और जामुनी और डी ऑप्शन है हरा, नीला और काला। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है नीला, हरा और लाल, यह बिल्कुल सही आंसर है। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको, प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिससे हम एक दूसरे की सहायता से अन्य रंग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अतः नीला, हरा और जो लाल है यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वह बिल्कुल सही है। इसके बाद से 18वां प्रश्न कहता है कि आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि विभिन्न प्रकाश के संयोग से नीला रंग उत्पन्न होता है। धूल कण द्वारा प्रकाश चित्राया जाता है। ए और बी दोनों सही है अथवा डी उपरोक्त सभी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं अर्थात धूल कण द्वारा प्रकाश को चित्राया जाता है, यही ऑप्शन इसका सही है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद से 19वां प्रश्न कहता है कि सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ग्रह, बी है उपग्रह, सी है उल्काएं और डी है पुच्छल तारा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है अर्थात उल्काएं, यह सही आंसर है। उल्काएं वास्तव में वे ठोस आकाशीय पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जलने लगता है और यह कभी कभी उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इसमें लौह
जो होता है निकिल जैसी भारी पदार्थ की प्रधानता होती है और इनका विश्लेषण अध्ययन करने पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। अतः ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके बाद से अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद से 3000 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद से जो है कि 4000 डिग्री सेल्सियस और 5000 डिग्री सेल्सियस। तो जो सूर्य का तापमान होता है, सतह का तापमान होता है, वह 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1,49,600 किलोमीटर। फिर दिया हुआ है कि 1,94,600 किलोमीटर, 1,96,400 किलोमीटर, 1,46,900 किलोमीटर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है 1,49,600 किलोमीटर, यह बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद से प्रश्न नंबर 22 है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए है 2 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 1.3 सेकेंड, सी है 4 सेकेंड और डी है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है अर्थात 1.3 सेकेंड इसका सही आंसर है। चंद्रमा की सतह से सूर्य के प्रकाश का परावर्तन होता है और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा इत्यादि की घटनाएं घटित होती हैं और चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। अतः ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। 23वां प्रश्न कहता है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहा जाता है। पहला है कि प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य किरीटी और सूर्य धब्बा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। अर्थात सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल के नाम से जाना जाता है। 24वां प्रश्न है कि सौर मंडल में किस ग्रह से सबसे अधिक उपग्रह हैं। ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न शायद आया हुआ था कि पहले जो है कि बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अतः ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर हो गया। 25वां प्रश्न कहता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने सबसे पहले किया हुआ है। इरास्टोस्थनीज, स्ट्रैबो, हिप्पार्कस और पोसिडोनियस। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात इरास्टोस्थनीज, अर्थात भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरास्टोस्थनीज के द्वारा किया गया था। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, यह कथन इसने कहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है ब्रूस, ऑप्शन नंबर ए है ब्लास, ऑप्शन नंबर सी है पिंच एवं ट्री वार्थ और डी ऑप्शन दिया हुआ है हटिंगटन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हैं फिंच एवं ट्रीवार्थ, यह करेक्ट आंसर है। अर्थात फिंच एवं ट्रीवार्थ के द्वारा ही कहा गया कि भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद से 27वां प्रश्न कहता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक ऑप्शन नंबर ए है टालमी, बी है अरस्तु, सी है कांट और डी है इराटोस्थनीज। तो आप सभी लोगों को विदित है कि भूगोल का जो जनक है इराटोस्थनीज को कहा जाता है। 28वां प्रश्न कहता है कि भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए है शार्टशोर, एकरमैन और डी सी दिया हुआ है यान बर्टन और पीटर हैगेट। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं अर्थात शार्टशोर के द्वारा ये वक्तव्य कहा गया कि भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्न स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन करता है। अगला है प्रश्न नंबर 29, कह रहा है कि भारत में एशिया का पहला जल विद्युत स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है पटना, ऑप्शन नंबर बी है दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी है कोडैकनाल और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कोटा। तो भारत में एशिया का प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1898 ईस्वी में दार्जिलिंग अर्थात पश्चिम बंगाल में जो है कि बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही आंसर है। 30वां प्रश्न कहता है कि भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फ्रेडरिक रैटजेल,
उसके बाद से दूसरा प्रश्न है ईसा ओमेन, तीसरा प्रश्न ऑप्शन है विडाल डीला ब्लास और डी ऑप्शन दिया हुआ है कार्ल सावर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फ्रेडरिक रैटजेल। इसके बाद से अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है और प्रश्न नंबर 31 कहता है किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया है। हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, ध्यान दीजिएगा, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रैटजेल अथवा रिच्थोफेन। इस तरह से इसमें जो 31वां प्रश्न है इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हम्बोल्ट, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात हम्बोल्ट ने ही भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था। प्रश्न नंबर 32 कहता है कि भूगोल के भाव और उद्देश्य में अमूल चूक रूपांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था। ऑप्शन नंबर ए है संरचनावाद, बी है उत्तर आधुनिकतावाद, सी दिया हुआ है मानवतावाद और डी दिया हुआ है परिमाणीकरण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात परिमाणीकरण, यह सही आंसर है इसका। इसके बाद से प्रश्न संख्या 33 कहता है कि निम्न में से किसने इस विचार का समर्थन किया था कि राज्य थल से संलग्न एक जीव है। ए ऑप्शन है रैटजेल, बी है रिटर, सी है कांट और डी कौन सा दिया हम्बोल्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अर्थात रैटजेल महोदय के द्वारा जो कि राज्य थल से संलग्न है एक जीव है, इस विचार का समर्थन किया गया था। 34वां प्रश्न है कि ऑल पॉसिबल वर्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है R.E. डिस्टिंक्शन, फिर दिया हुआ है P.E. जोन्स, एच बोमेन और W. जेलिस्की। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं P.E. जेम्स इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात P.E. जेम्स के द्वारा ऑल पॉसिबल वर्ड नामक पुस्तक को लिखा गया था। 35वां प्रश्न है कि भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है R. हार्टशोर्न, ए हेटलर, सी है रिच्थोफेन और डी दिया हुआ है ए वैगनर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ए हेटनर, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, ऐसा जो है कि ए हेटनर महोदय के द्वारा कहा गया था। तो इस तरह से आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।